आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। इस वर्ष 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की जो थीम है वो है विकसित भारत यानी डेवलपमेंट इंडिया। चलिए आज की क्लास की बात कर लेते हैं। तो आज की क्लास हमारी जुलाई 2024 की करंट अफेयर से संबंधित होगी। यानी इस क्लास में हम जुलाई 2024 की जितनी भी करंट अफेयर्स की घटनाएं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। ये क्लास वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है, यानी इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जो बच्चे हमारी बैच में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि यहाँ क्लासेस जो हैं वो क्वालिटी कंटेंट के साथ दी जाती हैं, एग्जाम के रिक्वायरमेंट के आधार पर दी जाती हैं, बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार। 17वीं बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए संकल्प बैच है, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी। मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से इस बैच में चल रही है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं 6306473800 पर। और इस बैच की फ़ीस केवल 499 है। तो आप इस बैच से जुड़कर फ़ायदा उठाइए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को अपनी शुरू करते हैं। जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स की घटनाएं हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम मंथली करंट अफेयर्स घटनाएं पढ़ेंगे, जुलाई से पीछे जाएंगे जनवरी तक, और फिर जैसे ही अगस्त मंथ खत्म होता है और अगस्त की भी हम लोग मंथली जो है करंट अफेयर्स की घटनाएं पढ़ लेंगे। राइट, जुलाई 2024 की घटनाओं में सबसे पहले हम लोग प्रमुख नियुक्तियां पढ़ेंगे, जहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। नियुक्तियों के बाद में पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस, जो भारत सरकार की योजनाएं और अभियान है, महत्वपूर्ण सम्मेलन, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, यानी सब कुछ हम पढ़ेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नियुक्तियों को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। नियुक्तियों में फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो है कीर स्टारमर की। ये लेबर पार्टी के नेता हैं जो हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री इससे पहले थे वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे, जिनको हराकर कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। कीर स्टारमर किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लेबर पार्टी के नेता हैं। कीर स्टारमर प्रधानमंत्री जब बने तो अपनी कैबिनेट में रेचल रीव्स को वित्त मंत्री बनाया है और इस तरह रेचल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटेन में होने वाले चुनाव में भारतीय मूल के शिवानी राजा और बॉब ब्लैकमैन सांसद बने हैं और सांसद बनने के बाद इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, शिवानी राजा और बॉब ब्लैकमैन का। ये भारतीय मूल के हैं जिन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। नेक्स्ट है मसूद पेजेश्कियान, जो ईरान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मसूद पेजेश्कियान ये सुधारवादी पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इस मंथ की, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में देख सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम है सिरिल रामाफोसा का। ये दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। केपी शर्मा ओली ये चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। खासकर ये चीज़ याद रखना कि केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और ये जो है 4th टाइम बने हैं। इस चीज़ पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा। डीक सूफ बन गए हैं नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री। अगला नाम है साइमन मॉक का। साइमन मॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। भारत के पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है यूनिवर्सल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, जो मुंबई में स्थित है, इस यूनिवर्सिटी के ये नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं और किसी भारतीय संस्थान के संस्थापक कुलपति का पद संभालने वाले पहले गैर भारतीय बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है, साइमन मॉक का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है थियो जेम्स, ये ब्रिटिश अभिनेता हैं। यूएन शरणार्थी एजेंसी के नए वैश्विक सद्भावना राजदूत बने हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने चार्ल्स माइकल का स्थान ग्रहण किया है। इससे पहले यूरोपीय आयोग की दूसरी बार अध्यक्ष बनी है उर्सुला वान डेर लेन। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उर्सुला वान डेर लेन ये यूरोपीय आयोग की दूसरी बार चेयरपर्सन बनी है। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। पूर्व डच पीएम मार्क रूटो ये नाटो के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। एलिसा डी ओडा मद्राजो ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। एफएटीएफ की नई अध्यक्ष बनी है और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली मैक्सिकन है। नाम याद रखिएगा, एलिसा डी ओडा मद्राजो का। इस तरीके से हमने इंटरनेशनल जो अपॉइंटमेंट है उनको पढ़ लिया है। अब हम लोग नेशनल अपॉइंटमेंट को देखेंगे, जिसमें पहला नाम है विजय भारती सयानी का। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार की नई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। इन्होंने न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का स्थान ग्रहण किया है। तो नाम याद रखना, विजय भारती सयानी का राष्ट्रीय मानवाधिकार की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्रीति सूदन का, यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बनी है। इससे पहले जो यूपीएससी के चेयरमैन थे मनोज सोनी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था हाल ही में, और इस्तीफा देने के बाद में प्रीति सूदन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। मानवी मधु कश्यप ये बिहार के भागलपुर से बिलोंग करती हैं। तो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। मानवी मधु कश्यप बिहार में एसआई पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार के डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना, भागलपुर से। नेक्स्ट है कैप्टन सुप्रीता सीटी का नाम, जो मैसूर से बिलोंग करती हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली आर्मी वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, कैप्टन सुप्रीता सीटी।
पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो नाम याद रखना, पीवी सिंधु का तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। जुलाई 2024 में कुछ नए राज्यपालों की अपॉइंटमेंट की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें हरिभाऊ किशन राव बांगड़े का नाम याद रखना, राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं। जिष्णु देव, इन्हें तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है। समंडेका छत्तीसगढ़ के, संतोष कुमार झारखंड के, पी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, गुलाब चंद कटारिया ये पंजाब चंडीगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के और CH विजयशंकर मेघालय के नए राज्यपाल पद पर अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो ये जुलाई मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी राज्यपाल के संबंध में। यहाँ से क्वेश्चन मिलान करने के लिए पूछा जाता है। इस तरह हमने जुलाई मंथ की सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को पढ़ लिया। अब हम पुरस्कारों को पढ़ेंगे। पुरस्कारों में केंजा लेली, ये मोरक्को की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर हैं जो विश्व की पहली मिस AI विजेता बन चुकी हैं। नाम याद रखना केंजा लेली का, मोरक्को की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर विश्व की पहली मिस AI विजेता बनी है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में मानद उपाधि दी गई है NK सिंह को। NK सिंह ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, नाम याद रखना NK सिंह का। लुकार्नो फिल्म फेस्टिवल करियर पुरस्कार जो शाहरुख खान को दिया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय अभिनेता बन चुके हैं। WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का इस बार उड़ीसा तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को मिला है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये 18वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है। तो 18वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी है? तो ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार 2024 उषा ठाकुर को दिया गया है। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार 2024 उषा ठाकुर को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री जब रूस की यात्रा पर थे तो उसी यात्रा के दौरान रूस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान याद रखना ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द एपोस्टल दिया गया है और यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है मानवता के लिए 2024 का गुलबेंकियन पुरस्कार। अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो गुलबेंकियन पुरस्कार ये मानवता के लिए दिया जाता है और इस वर्ष जो दिया गया है वो है आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्राकृतिक कृषि मॉडल को। सेवेलियर डेला लेगियन डी होनूर अवार्ड जो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये रोशनी नडार को दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलर डेला लेगियन डी होनूर रोशनी नडार को। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 देख लेते हैं। जो इसमें पूछा जाता है हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो बागवानी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य के रूप में दिया गया है कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 नागालैंड को। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र को। उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो UPPCS का एग्जाम देने वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। कृषि नेतृत्व पुरस्कारों के बारे में हमने देख लिया है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। और बागवानी के लिए किसे दिया गया है? तो नागालैंड को। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें है द प्रिजन ऑफ भोपाल। भोपाल त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ पर लॉन्च की गई है जिसके लेखक हैं टिम वॉकर। इंपॉर्टेंट है द प्रिजन ऑफ भोपाल, ये एक उपन्यास है जिसके लेखक है टिम वॉकर। पावर विद इन डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम की ये बुक है। व्हाई भारत मैटर्स, ये जो बुक है वो डॉक्टर S जयशंकर की है। तो व्हाई भारत मैटर्स याद रखना, ये विदेश मंत्री S जयशंकर की बुक्स है। टिम वॉकर की कौन सी है? द प्रिजन ऑफ भोपाल, जो भोपाल त्रासदी के 44वें वर्षगांठ पर लॉन्च की गई। भोपाल त्रासदी कब होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 40 वर्ष हो गए, इसका मतलब कब हुई होगी? 1884 को। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, निर्णय लेने के लिए डाटा। आपके एग्जाम में थीम पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को और इस वर्ष की थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा उपयोग। फिर है 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये 6 जुलाई को इस वर्ष मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो जुलाई का पहला शनिवार था वो 6 जुलाई को पड़ा। इसकी जो थीम है वो है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। थीम थी किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। वर्ल्डोमीटर के अनुसार 11 जुलाई 2024 तक जो विश्व की जनसंख्या हो गई है वो है 8.12 अरब। तो ये संख्या याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। वर्ल्डोमीटर के अनुसार 11 जुलाई 2024 तक विश्व की जनसंख्या हो गई थी। अब डिफरेंट आंकड़े होंगे तो सही आंकड़ा क्या होगा? 8.12 अरब। थीम क्या है इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की? तो किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना।
नेक्स्ट जो डे है वो है विश्व युवा कौशल दिवस, 15 जुलाई को मनाया जाता है। थीम इस वर्ष की है शक्ति और विकास के लिए युवा कौशल, इंपॉर्टेंट थीम है, इसे याद रखिएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, इस वर्ष की थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। तो जुलाई मंथ की जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उन पर हमने चर्चा कर ली और उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट थीम है वो भी हमने देख ली है। अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में देखेंगे करंट न्यूज़ को। सबसे पहला है रुद्रम फर्स्ट। रुद्रम फर्स्ट यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। यह सतह से सतह मार करने में सक्षम है। याद रखिएगा रुद्रम फर्स्ट क्या है, यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, DRDO के द्वारा बनाया गया है जिसे। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चीन द्वारा किंगदाओ शहर में लॉन्च की गई है। तो याद रखना विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है, तो चीन ने बनाई है। और चीन ने किस शहर में इसको शुरू किया है, तो किंगदाओ शहर से इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है मौसम के पूर्वानुमान हेतु विकसित नई लिडार तकनीकी आई है, इसका नाम है मेघ सूचक। और इस तकनीकी को किसके द्वारा बनाया गया है, तो DRDO के द्वारा। मौसम के पूर्वानुमान हेतु जो है इसको डिजाइन किया गया है लिडार तकनीकी को, नाम है इसका मेघ सूचक, DRDO के द्वारा बनाया गया है। इस लिडार तकनीकी में नियर इनरेड यानी जो अवरक्त किरणें होती हैं, विजुअल रेज जो होती हैं, दृश्य किरणें, और अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया है। इस तरीके से भी स्टेटमेंट बना के आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो मेघ सूचक क्या है, मेघ सूचक जो है एक लिडार तकनीकी है जिसके माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान का हम पता लगा सकते हैं। अगला है अर्थ केयर उपग्रह लॉन्च किया गया है। अर्थ केयर उपग्रह जो है वो जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के माध्यम के मध्य समझौते के तहत जो है लाया गया है अर्थ केयर उपग्रह। अर्थ केयर उपग्रह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरोपीय यूनियन एजेंसी और जाक्सा जो जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, उन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। समझौते के तहत ही अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया गया है जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करेगी। दुनिया का पहला इमोशनल रोबोट चीन की फुडान यूनिवर्सिटी ने बनाया है जिसका नाम क्या है, गुवान घुवन नंबर 1। इसके अंदर 4 भावनाओं मौजूद हैं, खुशी, दुख, गुस्सा, आनंद। तो ये दुनिया का पहला इमोशनल रोबोट हो जाता है जिसे चीन के द्वारा बनाया गया है। चीन की किस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, तो फुडान यूनिवर्सिटी के द्वारा। चर्चा में रहा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में बस आपको इतना याद रखना है, यह गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ये काफ़ी चर्चा में रहा है, आपको बस इसमें इतना ही याद कर लेना है। अब हम देखते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यासों के बारे में। नोमैडिक एलिफेंट, ये जो सैन्य अभ्यास है वो भारत मंगोलिया के बीच होता है और ये भारत में इस वर्ष कहाँ आयोजित किया गया है, तो उमरोई मेघालय में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोमैडिक एलिफेंट कहाँ आयोजित किया गया है, उमरोई मेघालय में। किसके बीच, भारत मंगोलिया के बीच। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित 20 देशों के साथ पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। और ये जो आयोजित किया गया है इस वर्ष पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास, ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में आयोजित हुआ। अगला है खान क्रिस्ट सैन्य अभ्यास भारत, USA, मंगोलिया के बीच हुआ है और इसका जो आयोजन स्थल रहा है खान क्रिस्ट का इस वर्ष वो रहा है उलान बटोरा जो मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया की कैपिटल है। तो खान क्रिस्ट में किन 3 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, भारत, USA और मंगोलिया। स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया गया है हजीरा, गुजरात में। सभी परीक्षण के बाद 2027 तक भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। जोरावर जो स्वदेशी हल्का टैंक है, यहाँ पर एक चीज़ और एड ऑन कर लीजिए, ये जल और थल दोनों सेना में जो है इसका उपयोग किया जाएगा। दोनों ही जगह चल सकता है, जल में और थल में भी। इसका नाम जम्मू के डोगरा राजवंश के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख योजनाएं। अच्छा, एक यहाँ ऊपर छूट गया है मैत्री सैन्य अभ्यास, ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया। उमरई मेघालय में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच। अब हम लोग प्रमुख योजनाएं और जो समितियां अभियान शुरू किए गए हैं सरकार के द्वारा उनके बारे में पढ़ेंगे। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई है झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान यानी डायरिया रोको अभियान शुरू किया गया है 22 जून 2024 को। इसको 2 चरणों में स्टार्ट किया गया है। पहला जो चरण है वो 14 से 30 जून तक चलाया जाएगा। उसके बाद जो इसका दूसरा चरण है वो 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलाया जाएगा। डायरिया रोको अभियान स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 2 ORS पैकेट और जिंक की को पैकेजिंग के साथ 2 महीने का अभियान इसमें शामिल है। यानी जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको 2 ORS पैकेट और जिंक के जो पैकेट होते हैं वो दिया जाएगा ताकि डायरिया से होने वाली मौतों को कम किया जा सके, डायरिया से निजात पाया जा सके। 2 चरणों में शुरू किया गया है, दोनों की आपको डेट याद रखनी है। अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना है जिसे बजट 2024-25 में अभी लॉन्च किया गया था।
इस योजना के तहत 63,000 गाँवों को कवर करते हुए जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसके तहत कितने गाँवों को कवर किया जाएगा, तो ये संख्या याद रखिएगा 63,000 गाँवों को, और इससे कितने करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिल सकता है, तो 5 करोड़ लोगों को 2024-25 के बजट में से लॉन्च किया गया। अगला है प्रोजेक्ट अस्मिता। प्रोजेक्ट अस्मिता ये शिक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करेंगी। ये 22,000 भाषाएं 22 अलग अलग भाषाओं में होंगी, यानी प्रत्येक भाषा में जो है 1,000 पुस्तकें निकलेंगी। तो इस तरीके से 22 भाषाओं में जो है 22,000 पुस्तकें हो जाएंगी। प्रोजेक्ट अस्मिता के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है भारतीय भाषाओं में जो है पुस्तकों को विकसित करने के लिए। इसके तहत टारगेट क्या रखा गया है? अगले 5 वर्षों में 22 भाषाओं में 22,000 पुस्तकें, यानी हर भाषा में 1,000 पुस्तक को विकसित किया जाएगा रीजनल लैंग्वेज में। अगली योजना है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना। 16 जुलाई 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया है कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने हेतु। इस योजना के तहत अनाज, तिलहन, चारा फसलों एवं गन्ना सहित 56 फसलों की 323 वैरायटी को लॉन्च किया गया है। इस तरीके से जो भी योजनाएं थी जुलाई मंथ की, उनको हमने पढ़ लिया। अब हम लोग प्रमुख सम्मेलनों पर चर्चा करेंगे। प्रमुख सम्मेलनों में जुलाई मंथ में हुआ था 24वां SCO का प्रमुख सम्मेलन, जो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24वीं SCO की बैठक कहाँ हुई? तो ये अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल में। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व S जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने किया था। बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इस तरह देखें तो SCO में कुल अब 10 सदस्य हो गए हैं। रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। बेलारूस जो है वो 10वें नंबर का सदस्य बन चुका है SCO का। SCO का मुख्यालय है कहाँ? तो ये है बीजिंग में। अच्छा, यहाँ पर जो 5 मिडिल ईस्ट की कंट्रियाँ हैं उसमें SCO में जो शामिल नहीं है वो है तुर्कमेनिस्तान। ये चीज़ आप याद रखना। सभी तान कंट्री आप देख रहे हैं SCO की मेंबर कंट्रियाँ हैं। तुर्कमेनिस्तान जो है वो SCO की कंट्री मेंबर नहीं है, और यही कंफ्यूज करता है जब ऑप्शन होते हैं। तो SCO की जो 24वीं बैठक हुई है, इस बैठक के दौरान SCO के सदस्यों ने 2035 तक SCO विकास रणनीति को अपनाया है, जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद, नशीली दवाओं के विरुद्ध रणनीति, ऊर्जा सहयोग, आर्थिक सहयोग, पारिस्थितिकी, पर्यटन में सहयोग पर प्रस्ताव शामिल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCO की बैठक 24वीं बैठक है, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। S जयशंकर भारत की ओर से इन्होंने भाग लिया और 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस शामिल हुआ। अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ दोहा, कतर में। भारत समेत 25 देशों ने इस अफगानिस्तान के तीसरे UN सम्मेलन में भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव JP सिंह ने। विश्व का पहला ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान। 46वीं विश्व धरोहर समिति का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है। इस दौरान असम के मोइदम भारत के अहोम राजवंश की टीला दफन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस सूची में शामिल भारत की ये 43वीं साइट है और असम की तीसरी साइट है। इस बैठक के दौरान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का भी आयोजन किया गया, और इसका जो आयोजन हुआ वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान ग्रेटर नोएडा में किया गया है, जिसकी थीम थी 21वीं सदी में विश्व धरोहर, युवाओं का क्षमता निर्माण एवं अवसरों की खोज। 46वीं विश्व धरोहर समिति के दौरान ही प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक पार्ट आर्ट इन इंडिया को भी शुरू किया गया है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। प्रोजेक्ट परी के तहत पहला जो आयोजन हुआ है वो दिल्ली में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट परी संस्कृत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका पहला आयोजन दिल्ली में हो रहा है। 46वें विश्व धरोहर समिति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की और इस समिति की जो बैठक हुई, इस दौरान भारत की 43वीं साइट के रूप में किसको जोड़ा गया? तो मोइदम भारत के अहोम राजवंश के टीला दफन को जोड़ा गया है। अगली न्यूज है विश्व वार्ता सम्मेलन 2024 जो नई दिल्ली में हुई है। एक चीज़ आप लोग याद रखना कि भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 85% से अधिक जो है वो आयात करता है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 85% से अधिक जो कच्चा तेल है वो भारत जो है दूसरे देशों से आयात करता है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 बर्गेन स्टार्क स्विट्जरलैंड में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कुमार ने किया है। ये चीज़ आप याद रखना, जब इस तरीके के नाम आते हैं
अभी ज़्यादातर जो बच्चे हैं अगर उनको याद नहीं होगा तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एस जयशंकर का नाम दे देगा और वहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो याद रखना, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ वो स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टार्क में हुआ है और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो पवन कुमार ने किया है, जो विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। इस सम्मेलन में अंतिम रूप से प्रस्तुत शांति दस्तावेजों पर जो है भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 2024 ये मॉरिशस में आयोजित हुआ है। कोलंबो सुरक्षा शिखर सम्मेलन के जो सदस्य हैं उनमें अभी तक भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव थे और इस सम्मेलन के दौरान इन सदस्यों ने बांग्लादेश को 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो याद रखना, कोलंबो सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान 5वें सदस्य के रूप में बांग्लादेश शामिल हुआ है और इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ है, तो मॉरिशस में हुआ है कोलंबो सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इस बार की थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये थीम पूछी जाती है वर्ल्ड फूड इंडिया की, याद रखना, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। सहकार से समृद्धि सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए। पहली अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कोच्चि केरल में हुआ है। ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का ये नई दिल्ली में हुआ है। चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर 2024 ये इंपॉर्टेंट है, ये दुबई आर्ट सेंटर यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर, और इस प्रदर्शनी के दौरान बिहार की मधुबनी कला, उत्तराखंड की एपप कला, महाराष्ट्र की वर्ली कला को प्रदर्शित किया गया था। राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, श्रीलंका में। 69th BPSC में म्यांमार का एक उत्सव था, उसके बारे में पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पोषण उत्सव याद रखना श्रीलंका में मनाया जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता जिसे UN द्वारा 19 जून 2023 को अपनाया गया था। हाल ही में 2 जुलाई 2024 को भी भारत ने इसे मंजूरी दे दी है। भारत में इस समझौते के तहत जो कार्यान्वयन किया जाएगा वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो ये याद रखना, BBN समझौता ये राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता से संबंधित है, जिसको जो है भारत ने 2 जुलाई 2024 को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। हालांकि इस समझौते को अपना लिया गया था 19 जून 2024 को ही UN के द्वारा। अब हम प्रमुख रिपोर्ट या सूचकांकों के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पहला सूचकांक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और इस इंडेक्स में इस वर्ष जो शीर्ष स्थान मिला है वो सिंगापुर को मिला है। उसके बाद संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, स्पेन। तो ये शीर्ष स्थान याद रखना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किसका है, सिंगापुर का है। भारत का स्थान है 82वां। अगर 2023 की बात करें तो भारत का 84वां स्थान था, यानी 2 स्थान जो है भारत के इस वर्ष सुधरे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत। अगर देखें अंतिम स्थान जो मिला है वो अफगानिस्तान को मिला है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है, 82वें, 2023 में 84वें में था। शीर्ष स्थान सिंगापुर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक 2024 इसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर जो है इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। भारत की रैंकिंग है 72वीं। नेक्स्ट है GDP PPP के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का क्रम। इसमें जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है PP के आधार पर वो है चीन, दूसरे पर है USA, तीसरे पर है भारत। लेकिन अगर आपसे GDP के मामले में केवल पूछ लिया जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर GDP के साथ PPP यानी परचेजिंग पावर को भी ऐड ऑन कर दिया जाए तो वो पहुंच जाएगा भारत तीसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर चाइना आ जाएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। GDP के साथ अगर परचेजिंग पावर को इंक्लूड करेंगे तो भारत तीसरे पर आ जाएगा। केवल GDP के मामले में देखेंगे तो भारत 5वें नंबर पर है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जो मार्सर द्वारा जारी की जाती है, इसमें शीर्ष स्थान पर है हांगकांग, दूसरे पर है सिंगापुर, तीसरे पर है ज्यूरिक। तो इस हांगकांग का नाम याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हांगकांग अगर ऑप्शन में ना हो तो कौन सा आएगा, का आएगा। तो कम से कम 2 या 3 रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है शीर्ष स्थान पूछा जाता है और शीर्ष स्थान में जो पहला नाम होता है उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको अगर तीसरी रैंकिंग तक याद होगा तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न बना लेगा, आप जो है वो प्रश्न सही कर पाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किसका है, हांगकांग का, दूसरा है सिंगापुर का। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मार्सर के द्वारा। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में जो भारत में जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है वो है 136 की मुंबई को मिली है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 जो UN के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.45 अरब हो चुकी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2060 तक ये जनसंख्या भारत की बढ़ेगी और इसके बाद यह 12% घट जाएगी। इस तरह 2100 तक लगभग भारत की जो जनसंख्या होगी वो 1.5 अरब होगी। और इस टाइम वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, 1.45 अरब।
भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर एक कर्ज रिपोर्ट आई है, जिसमें सर्वाधिक अगर हम कर्जा देखें तो वो है तमिलनाडु पर, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र। वहीं अगर बिहार की बात करें तो इस रिपोर्ट में बिहार का 7वां स्थान आता है। बिहार कुल 3.19 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब इसी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और ये आप कहीं वन लाइनर टाइप की जो मैगजीन होती है उसमें नहीं पा पाएंगे। तो याद रखना, बिहार का 7वां स्थान है कर्जे के मामले में। वर्तमान में बिहार कुल 3.19 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। सर्वाधिक कर्जदार राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। खरीफ फसलों पर एमएसपी 2024-25 जारी कर दी गई है। खरीफ फसलों में जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो धान के बारे में पूछा जाता है। धान में दो किस्मों के बारे में आता है, एक तो सामान्य धान, दूसरा होता है ग्रेड ए का धान। सामान्य धान की जो एमएसपी तय की गई है वो है 2300 रुपये प्रति कुंटल, और ग्रेड ए की जो एमएसपी तय की गई है 2024-25 के लिए वो है 2320 रुपये। इस तरह दोनों ही सामान्य और ग्रेड ए दोनों में ही अगर पिछले वर्ष की तुलना करें तो 117 रुपये की ये वृद्धि दर के साथ है। ये याद रखना, अक्सर खरीफ फसलों में धान की एमएसपी के बारे में पूछ लिया जाता है। 4th एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी कर दिया गया है। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ स्टार लगा लीजिए। आपके इस बार 17वीं बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ये चौथा एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, और इस बार जो इस इंडेक्स में समग्र स्कोर है वो है 71। इसको पहले याद कर लीजिए। 2018 से 2023-24 के बीच सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। स्कोर जो है वो 25 की वृद्धि दर हुई है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी 8 के तहत 2022-23 में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 5.88% देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में बेरोजगारी दर 3.4% है और श्रम बल भागीदारी दर 61.6% हो गई है। इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में उत्तराखंड, केरल संयुक्त रूप से आते हैं, 79 स्कोर है। दूसरे स्थान पर हरियाणा का 72 स्कोर है और तीसरे पर संयुक्त रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान है 67 रैंक स्कोर के साथ में। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ का स्थान आता है 77 स्कोर के साथ में। सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो राज्यों में बिहार का है। बिहार का जो स्कोर है वो है 57 यानी 57। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लगा लीजिए। स्कोर तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिहार का स्कोर 4th एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कितना है? 57, जो कि सभी राज्यों में सबसे खराब स्कोर है। सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता केंद्र शासित प्रदेशों में किसका है? तो वो है लद्दाख का 65 स्कोर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। शीर्ष प्रदर्शन किसका है? तो संयुक्त रूप से उत्तराखंड, केरल का है। 2018 में पहला एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया था। 2018 के बाद 2023-24 यानी इन 4 एसडीजी इंडिया इंडेक्स के दौरान जो सबसे अच्छी वृद्धि दर किसी राज्य की रही है तो उसमें रहा है उत्तर प्रदेश, जिसने जो है स्कोर 25 की वृद्धि दर की है। बिहार ओवरऑल इस 4th एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करता रहा है, जिसका स्कोर है 57। इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से स्किप करके पढ़ लीजिए। बाकी जो बच्चे पेड ग्रुप में इन्वॉल्व हैं उनको ये पीडीएफ दे दी जाती है। अग्रणी श्रेणी में 10 नए राज्य शामिल हुए हैं। तो ये संख्या याद रखना कि अग्रणी श्रेणी में कितने राज्य नए शामिल हुए हैं। तो 10 नए राज्य शामिल हुए हैं, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव। अब हम कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जापान ने जालसाजी से निपटने के लिए 3D होलोग्राम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक नई करेंसी जारी की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा हाल ही में 3D होलोग्राम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके नई करेंसी किसके द्वारा जारी की गई है? तो आप क्या बताएंगे? जापान के द्वारा। और वैसे भी बीपीएससी में जापान और चाइना से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के फैक्ट होते हैं वो खूब पूछे जाते हैं। इस 3D होलोग्राम प्रौद्योगिकी में प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। अगला है बजाज ऑटो लिमिटेड ने महाराष्ट्र पुणे में विश्व की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल जिसका नाम है फ्रीडम 125 लॉन्च किया है। तो विश्व की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा। कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में। हंगरी ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2024 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला है, हाल ही में अर्मेनिया ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से बाहर होने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, किस देश ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से बाहर होने की घोषणा हाल ही में की है? तो अर्मेनिया ने। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2024 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कौन करेगा? तो हंगरी करेगा। ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा।
अगला है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के एक रोबोट ने काम के अधिक दबाव के कारण आत्महत्या कर ली और ऐसा करने वाला विश्व का पहला मामला आ गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में काम के अधिक दबाव के कारण किस देश से रिलेटेड रोबोट ने आत्महत्या की, तो वो दक्षिण कोरियाई रोबोट है जिसने आत्महत्या की है। कारण क्या था? काम का अधिक दबाव। यह रोबोट गुमी सिटी काउंसिल के प्रशासनिक कार्यों में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। अगला है, हाल ही में फिनलैंड की सांसद ने रूस से आने वाले प्रवासियों पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन ने S-138 तिब्बत चीन विवाद के समाधान को आगे बढ़ाने संबंधी अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिया है। पालिताना ये भावनगर गुजरात का एक शहर है जिसने मांसाहार भोजन की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है और इस तरह मांसाहार भोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है। पालिताना जो गुजरात के भावनगर में स्थित है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को नीति आयोग का पुनर्गठन किया, तो ये है और इस पुनर्गठन के दौरान विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। नीति आयोग का आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, जिसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है और इस टाइम पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद जो है सभी राज्यों के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं और जो यूटीज हैं उनके एलजी होते हैं यानी राज्यपाल होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं 4 और उसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। अभी तक विशेष आमंत्रित सदस्य 5 होते थे और इस वर्ष जो है नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया और विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। भारत का पहला बुरांस रेडोड्रान उद्यान उत्तराखंड में बनाया गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया काफ़ी चर्चा में रहा है। इस गाम्बिया ने महिलाओं के खतना पर पाबंदी हटाने संबंधी प्रावधान जारी करने की कोशिश की थी, हालांकि ये असफल रहे। गाम्बिया में खतना प्रक्रिया पर 2015 में प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस प्रतिबंध को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए और इसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो याद रखिए गाम्बिया किससे रिलेटेड है? महिलाओं के खतना पर पाबंदी लगाने से संबंधित चर्चा में रहा था। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक में 4 घटक के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया गया है। इसमें है वन, वायु, जल और मृदा। तो इंपॉर्टेंट है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ बनाया गया है? मॉरिशस में। भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने वाले व्यक्तियों का क्रम देखें तो 10 बार सर्वाधिक मोरारजी जी देसाई के द्वारा, फिर 9 बार पी चिदम्बरम के द्वारा, 8 बार प्रणब मुखर्जी के द्वारा और चौथे नंबर पर अब स्थान आ गया है निर्मला सीतारमण का। इस वर्ष 2024-25 का जब बजट पेश किया तो निर्मला सीतारमण ने ये 7वीं बार भारत का बजट पेश किया है। फर्स्ट नंबर पर अभी भी मोरारजी जी देसाई बने हुए हैं जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ईंधन भरने वाला बंदरगाह सिंगापुर बंदरगाह के पास 2 तेल टैंकर हफनिया नाइल और सीरियस आई के टकराने के बाद आग लग गई है। इस तरीके के फैक्ट जो है वो बीपीएससी में खूब पूछे जाते हैं, तो याद रखना सिंगापुर बंदरगाह के बारे में। ये विश्व का सबसे बड़ा ईंधन भरने वाला बंदरगाह है जहाँ पर 2 तेल टैंकरों के टकराने से आग लग गई है। डेनमार्क ने 2030 से पशुधन CO2 उत्सर्जन पर कर लगाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, 2030 से पशुधन CO2 उत्सर्जन पर कर लगाने वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो डेनमार्क। हाल ही में महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्रता से पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल AI प्रणाली को शुरू किया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इग्नू भी कहते हैं। इग्नू श्रीमद् भगवद गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला विश्व का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। फरीदाबाद हरियाणा में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा को शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा को कहाँ शुरू किया गया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, जिसका उद्घाटन कैग यानी जो लोक नियंत्रक लेखा हैं जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है राजकोट गुजरात में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का। नेक्स्ट है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X, जिसका पूरा नाम था ट्विटर। अगर इस पर फॉलोअर्स की संख्या आपसे पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एलन मास्क के, दूसरा नंबर पर हैं बराक ओबामा और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इस तरह जो इनका स्थान आता है पूरी दुनिया में वो है 7वां स्थान। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन के 2 प्रमुख भवनों का नाम परिवर्तित किया गया है। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रख दिया गया है और अशोक हॉल का नाम अब अशोक मंडप होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है।
राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को शून्य तक लाने के उद्देश्य से 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना विकसित करेगा। अगला है, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। डेट याद रखना, स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू की गई थी केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर, और इसे बढ़ाकर अब किस डेट तक कर दिया गया है, तो 31 मार्च 2025 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लद्दाख उल्लास जो नव भारत एक साक्षर कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने पर पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित कर दी गई है। अगला है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो कर्नाटक में स्थित है। इस उद्यान में दक्षिण भारत की पहली एवं भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिक्किम ने सभी पर्यटक वाहनों को बड़ा कचरा बैग ले जाने के लिए अनिवार्य कर दिया है, तो ये याद रखिएगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन से सिक्किम के पर्यटन स्थलों को बचाने के लिए सिक्किम के द्वारा सभी पर्यटक वाहनों को एक अपने साथ बड़ा कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है, ग्रेवियन संग्रहालय जो फ्रांस में है, और इस संग्रहालय के द्वारा शाहरुख खान के सम्मान में उनके नाम और फोटो के साथ सोने का एक सिक्का जारी किया गया, और इस तरह ग्रेवियन संग्रहालय के द्वारा किसी अभिनेता को ये सम्मान जो है पहली बार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सऊदी अरब 2025 में होने वाले पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों का मेज़बान देश होगा। याद रखिएगा, 2025 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। रूस ने नए ऑर्बिटल स्टेशन के लिए 2033 तक की योजना को हाल ही में मंजूरी दे दी थी। खेल कूद से संबंधित कुछ ये फैक्ट हैं। ज़्यादातर आपके एग्जाम में टेनिस जो खेल होते हैं इनसे क्वेश्चन आता है। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम हुआ था जुलाई 2024 में, जिसमें पुरुष विजेता और महिला एकल विजेता देख लेते हैं। पुरुषों में जो एकल विजेता रहे हैं वो कार्लोस अल्काराज रहे हैं, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ये जो विजेता हैं किस देश से बिलोंग करते हैं, तो कार्लोस अल्काराज स्पेन से बिलोंग करते हैं। और जो महिला विजेता रही हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम में, उनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। उप विजेता देखें तो पुरुष एकल उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया से ये हैं, और जैस्मीन पाओलिनी ये इटली की रही हैं। महिला टेनिस ग्रैंड स्लैम की ये उप विजेता हैं। तो विजेता उप विजेता दोनों के आपको नाम याद रखना है। खेल उत्कृष्टता के मामले में भारत ने वर्ष 2047 तक विश्व के शीर्ष 5 देशों में अपने आप को शामिल करने का लक्ष्य बनाया है। तो ये टारगेटेड बेस भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। याद रखना, 2047 तक भारत ने टारगेट बनाया है कि वो खेलों की उत्कृष्टता के मामले में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा। इन सभी जो क्लासेज होती हैं इसकी पीडीएफ हमारे पेड ग्रुप में मिल जाती हैं। 17वीं बीपीएससी मेंस की जो हमारी टारगेटेड बैच है वो संकल्प बैच है। प्रीलिम्स मेंस दोनों यहाँ पर प्रिपेयर कराया जाएगा। मेंस की शानदार प्रिपरेशन चल ही रही है, अब हम लोग प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन करेंगे। इसकी फ़ीस है 499, और इस बैच से जुड़ने के लिए आप 6306473800 पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूज़ होंगी वो कंसेप्चुअल न्यूज़ होंगी। हम लोग जितना फैक्चुअल डाटा था उसको कवर कर लिए हैं। कुछ न्यूज़ हैं जो आपकी स्टैटिक से जुड़ा होता है, और अक्सर ये चीज़ें स्किप हो जाती हैं अगर आप कहीं दूसरी जगह से पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ कवर कराएंगे। जैसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की इस बार जो है 2024 में 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यानी ये जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था ये 1944 में हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर प्रांत के ब्रिटेन वुड्स में। और इसी सम्मेलन के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है, इन दोनों संस्थाओं का उदय हुआ था इसी सम्मेलन के दौरान। यहाँ आप ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन देख सकते हैं, यानी IMF और विश्व बैंक के संबंध में। IMF का कार्य क्या है? यह वैश्विक व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों की मदद के लिए उन्हें अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण भी प्रदान करता है। एग्जामिनर जो आपसे स्टेटमेंट गलत कराता है तो मध्यम अवधि और अल्पकालिक की जगह दीर्घकालिक ऋण का जिक्र करता है IMF के संदर्भ में। तो अगर दीर्घकालिक ऋण का जिक्र करेगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। याद रखना कि किसी देश का अगर भुगतान संतुलन संकट में है तो उस देश की मदद करता है IMF, किस तरीके के ऋण देकर? अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण देकर। विश्व बैंक के बारे में देखें तो यह देशों की दीर्घकालिक आर्थिक विकास और गरीबी में कमी लाने में मदद करता है। इसके लिए यह देशों को सुधार करने, स्कूल निर्माण जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा देश के विकास के लिए किसी देश को अगर वो पिछड़ा है, गरीब है, तो उसको दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है। उस देश की जो सोशल प्रोजेक्ट होते हैं जैसे स्कूल बनाना या अन्य जो परियोजनाएँ होती हैं उन पर जो है तकनीकी और वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है।
सदस्यता और मुख्यालय के बारे में देख लीजिए। तो IMF के जो सदस्य हैं वो 90 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। वर्ल्ड बैंक के 189 देश हैं, जिसमें भारत भी सदस्य है। हालांकि भारत विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र का सदस्य नहीं है। विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए जो है सबसे पहले IMF में शामिल होना पड़ता है किसी देश को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी अगर वर्ल्ड बैंक का किसी को मेंबर बनना है तो वर्ल्ड बैंक में मेंबर बनने से पहले उस देश को IMF का मेंबर होना चाहिए। मुख्यालय वर्ल्ड बैंक अभी वाशिंगटन DC में है। आपने यहाँ देखा कि हमने किस तरह से करंट को जो है स्टैटिक से जोड़ के पढ़ा। करंट में न्यूज आई कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की 80वीं वर्षगांठ हुई और हमने इस सम्मेलन से संबंधित जो भी स्टैटिक पोर्शन था उसे पढ़ लिया। और इकोनॉमिक्स सेक्शन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। IMF और वर्ल्ड बैंक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला है नीति आयोग का संपूर्णता अभियान। याद रखना, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। और इस अभियान के तहत आकांक्षी जिलों में प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉक्स में भी 6 प्रमुख संकेतकों में 100% सफलता लाने का जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। देश भर के 112 जिलों में तेजी और प्रभावी ढंग से बदलाव लाने के लक्ष्य पर केंद्रित था। वहीं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम इसे 2023 में शुरू किया गया था। देश भर के 500 ब्लॉक जो 329 जिलों में स्थित हैं में आवश्यक सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में संपूर्णता प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित था। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के 6 संकेतक और आकांक्षी जिला में जो 6 प्रमुख संकेतक हैं, इनमें 100% सफलता प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के द्वारा हाल ही में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये भुवनेश्वर में स्थित हैं। हाल ही में इन दोनों गुफाओं की जो है यात्रा की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। उदयगिरी की गुफाओं में ही हाथी गुम्फा अभिलेख आप देखते हैं। इस अभिलेख में खारवेल द्वारा अर्जित सैन्य अभियानों की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं और यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में स्थित है। तो अब ये उदयगिरी की जो गुफाएं हैं जिसमें हाथी गुम्फा अभिलेख हैं, आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से लगातार प्रश्न पूछा गया है। अगला है इकोनॉमिक्स सेक्शन से, और 69th में जिस तरीके से इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आए थे, तो अब जरूरी हो जाता है कि करंट के कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सेगमेंट हैं अगर वो न्यूज़ में रहते हैं तो वो हमें पता होने चाहिए। वाइट गुड्स के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार ने वाइट गुड्स, AC और जो LED लाइट होती है इनके लिए PLIWG योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। वाइट गुड्स में क्या आता है? बड़े इलेक्ट्रिक सामान और रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, AC जैसे घरेलू उपकरण शामिल होते हैं। वहीं ब्राउन गुड्स में आमतौर पर TV, DVD प्लेयर, स्टीरियो और कंप्यूटर जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक शामिल होते हैं। तो वाइट गुड्स और ब्राउन गुड्स में ये जो अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर को गलत कराना होगा तो ब्राउन गुड्स में ये वाइट गुड्स वाली शामिल कर देंगे उपकरण, और वाइट गुड्स में ब्राउन गुड्स वाला शामिल करके जो है ऑप्शन को जो है गलत करने की कोशिश की जाएगी, ऑप्शन को मैनिपुलेट किया जाएगा। तो याद रखिए वाइट गुड्स में क्या शामिल होता है और ब्राउन गुड्स में क्या शामिल होता है। अगली खबर है, यूरोपीय संघ के कोपरनिकस मिशन ने आर्कटिक में 5 साल के दौरान तीसरी बार भीषण वनाग्नि की पुष्टि की है। अब इस वनाग्नि के कारण क्या हो रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र में तापमान को और अधिक बढ़ाने की यहाँ पर संभावना हो सकती है, क्योंकि जब वनाग्नि होगी तो वनाग्नि से जो निकलने वाला धुआं है उसका एक आवरण ऊपर जमा हो जाएगा, जिसके कारण जो प्रकाश है वो आएगा तो, लेकिन फिर इस धुएं के आवरण के कारण वो वापस लौटकर नहीं जा पाएगा, और फिर क्या होगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो और बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर जो है वो और बढ़ जाएगा। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एल्बिडो का। एल्बिडो क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश है, जो प्रकाश का अंश है, पृथ्वी से टकराकर कुछ सूर्य के प्रकाश का कुछ अंश तो पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी जो है वो वापस भेज दिया जाता है। तो एल्बिडो एक प्रकार से पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर ये सूर्य का जो प्रकाश का जो अंश है वो वापस नहीं जा पाएगा, यानी एल्बिडो में अगर कमी आएगी तो जो भू सतह का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेरियल वनों और टुंड्रा में वनाग्नि के चलते कार्बन समृद्ध मृदाओं से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में पहुंच सकती है, और इस ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में पहुंचने के कारण भी क्या हो जाएगा, एल्बिडो में कमी आएगी। क्योंकि जब इन ग्रीस गैसों का और इस धुएं का एक आवरण जमा हो जाएगा तो प्रकाश का अंश जो है वो पृथ्वी से टकराकर वापस नहीं जा पाएगा और ये टेम्परेचर को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर जलवायु परिवर्तन की अन्य घटनाएं होंगी, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एल्बिडो याद रखना, एल्बिडो क्या है? एल्बिडो प्रकाश का वह अंश है जिसे भू सतह द्वारा क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। एल्बिडो में कमी आएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एल्बिडो अगर अधिक होगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो एल्बिडो एक तरीके से पृथ्वी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। अगला एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा परमाफ्रॉस्ट का, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो परमाफ्रॉस्ट भी पिघलेगा। परमाफ्रॉस्ट क्या होती है? परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी भूमियाँ होती हैं जो कम से कम 2 लगातार वर्षों तक पूरी तरह से जो है वो जमी होती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान होती हैं। तो परमाफ्रॉस्ट आपको कहाँ मिलेंगी? परमाफ्रॉस्ट आपको मिलेंगी पोल्स में, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो है आपको परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलती हैं। और जब आर्कटिक में इस तरीके की टेम्परेचर बढ़ेंगी, वनाग्नि की घटना होंगी, तो ये जो परमाफ्रॉस्ट है ये पिघलेगी। परमाफ्रॉस्ट में जो है कई मिलियन मीट्रिक टन जो है कार्बन जमा हुआ है और इनके पिघलने से जो है फिर वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। तो ये पूरी न्यूज़ है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, परमाफ्रॉस्ट, एल्बिडो का। अगली न्यूज़ देखते हैं, रिम पैक से संबंधित है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में रिम ऑफ पैसिफिक अभ्यास जो 2024 में हुआ है उसमें शामिल हुआ है। रिम पैक जो अभ्यास है ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। ब्लू लाइन इन दिनों काफ़ी चर्चा में रही है। ब्लू लाइन क्या है? तो ये लेबनान और इजराइल के बीच एक सीमा रेखा है। जैसे हम लोग पाकिस्तान और भारत के बीच देखते हैं रेड क्लिफ, फिर उधर मैक मोहन भारत और चीन के बीच, उसी तरीके से लेबनान और इजराइल के बीच जो है वो है ब्लू लाइन। और इस पर हम देख रहे हैं कि लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अब अगर 17वीं BPSC में ब्लू लाइन के बारे में पूछ लिया जाए तो जो बच्चे पढ़े नहीं होंगे उनको लगेगा ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिया गया, ये काफ़ी कठिन है। तो प्रश्न कठिन नहीं था, आपने सही जगह से पढ़ा नहीं। तो अब आपने पढ़ लिया, अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ब्लू लाइन किन 2 देशों के बीच ये सीमा रेखा है? तो लेबनान और इजराइल के बीच में। अगला है, चीन ने विश्व का पहला उच्च तापमान पर कार्यशील सुपर कंडक्टिव टोकामक उपकरण HH-70 बना लिया है। इससे पहले यूरोपीय संघ और जापान में विश्व के सबसे बड़े एवं सबसे उन्नत टोकामक फ्यूजन रिएक्टर JT60SA को शुरू किया था। साथ ही रिएक्टर ITR के लिए संलयन संबंधी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई थी। इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन पर यह आधारित है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़ते हैं और इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। अधिकांश संलयन रिएक्टर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ट्रिटियम क्या है? ये हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक है जिनमें अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो 1H2 उसे ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 इसे हम कहते हैं ट्रिटियम। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं जिनमें अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITR क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ITR ये चीन, यूरोपीय संघ, जापान, भारत, कोरियाई गणराज्य, रूस और अमेरिका के बीच एक वैश्विक वैज्ञानिक साझेदारी है। यह वर्तमान में फ्रांस में निर्माणाधीन है। याद रखना, ITEAR भविष्य में ऊर्जा के स्रोत के रूप में परमाणु संलयन की व्यवहार्यता सिद्ध करना है, यानी परमाणु संलयन के द्वारा किस तरीके से हम भविष्य में एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं उस पर ये वर्क कर रही है। एक वैज्ञानिकों की टीम है इस ITR यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के तहत, और ये जो वर्तमान में फ्रांस में निर्माणाधीन है। यह संलयन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय प्रतिरोध का परीक्षण करने वाला सबसे बड़ा टोकामक उपकरण होगा। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चीन ने विश्व का पहला उच्च तापमान पर कार्यशील सुपर कंडक्टिव टोकामक उपकरण बनाया। इसका नाम क्या है? HH-70। तो HH-70 क्या है? आपसे डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। और फिर ITER के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पैंग तोसो झील इन दिनों चर्चा में रहा। कारण क्या है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पैंग तोसो के करीब जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ऐसी जानकारी जो है सैटेलाइट इमेज के माध्यम से प्राप्त हुई है। पैंग तोसो झील क्या है? ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है और ये झील जो है भू आबद्ध झील है, यानी चारों तरफ से भूमि है इसके, और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। पैंग तोसो झील का 1/3 हिस्सा भारत में है और बाकी जो 2/3 हिस्सा है वो चाइना में स्थित है। पैंग तोसो झील जो है इसमें ना तो सिंधु नदी का पानी आता है, ना ही ये रामसर साइट है। पैंगोंग झील की एक धारा स्योक नदी जो सिंधु की सहायक नदी थी, इससे कभी पानी आता था, लेकिन प्राकृतिक बंध के कारण जो है अब ये अवरुद्ध हो गया है। और जब प्रॉपर ताज़ा पानी नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पानी की जो प्रकृति वो कैसी हो जाएगी? खारी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक RBI के द्वारा लॉन्च किया जाता है और इस वर्ष जो वित्तीय समावेशन सूचकांक आया है इसका मूल्य है 64.2, जबकि मार्च 2023 में जब वित्तीय समावेशन सूचकांक आया था तो कितना था? 60.1 था। तो ये आपको याद रखना है। वित्तीय समावेशन सूचकांक का मूल्य 2024 का कितना है? 64.2। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा। अभय मुद्रा काफ़ी चर्चा में था। संसद में विपक्ष के नेता ने अपने भाषण के दौरान, जो राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया था। अभय मुद्रा निर्भयता को इंगित करती है।
बुद्ध से जुड़ी कुछ अन्य मुद्राएं भी हैं, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा यह मार विजय की प्रतीक है। इस मुद्रा में शाक्य मुनि, यानी जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने सत्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार द्वारा उत्पन्न बाधाओं पर विजय प्राप्त की थी। ध्यान मुद्रा यह विचार, इंद्रियों और शांति के सटीक संतुलन को इंगित करती है। धर्मचक्र परिवर्तन यह मुद्रा धम्म के उपदेश का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट मुद्राएं हैं। ये हिस्ट्री सेक्शन से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और अभय मुद्रा आप लोग याद कर लीजिए, ये निर्भयता को इंगित करती है, काफ़ी चर्चा में रही थी। अगली न्यूज़ है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से संबंधित। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एक प्रकार का अनुवांशिक चयापचय रोग है, यानी मेटाबॉलिक डिजीज है। यह रोग डीएनए में अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। इस डिजीज के होने के बाद भोजन और ऑक्सीजन को ऊर्जा में बदलने की माइटोकॉन्ड्रिया की क्षमता जो है वो बाधित होती है। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह कोशिका के जीवन के लिए आवश्यक 90% जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही जनरेट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्षमता को ये बाधित कर देता है, जिसके कारण हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, याद रखना। भारतीय प्रतिभूत और विनियामक बोर्ड यानी सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, अब ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्चुअल टॉपिक हो जाता है, जहां से प्रश्न अब आपसे पूछा जा सकता है। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? वास्तव में किसी कंपनी द्वारा समय पर ऋण का भुगतान करने की संभावना और ब्याज मूलधन के भुगतान में डिफ़ॉल्ट की आशंका पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की राय होती है। आप कोई ऐप चलाते हैं तो उसमें रेटिंग देते हैं ना, उसी तरीके से ये क्रेडिट रेटिंग है। यानी कोई कंपनी है वो समय पर ऋण भुगतान कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो उस भुगतान के डिफ़ॉल्ट की आशंका की जो रेटिंग होती है उसे ही कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। और ये क्रेडिट रेटिंग जो है कुछ एजेंसियों के द्वारा की जाती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है वो सेबी विनियमन 1999 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ये डिफाइन करती है। इसके अनुसार देखें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कॉर्पोरेट संस्था है जो स्टॉक एक्सचेंज में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त सूचीबद्ध या भविष्य में सूचीबद्ध होने वाली प्रतिभूतियों की रेटिंग करती हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव करती हैं। सेबी में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पंजीकृत हैं, जैसे क्रिसल, CARA, इक्रा, एक्यूट, ब्रिकवर्ट रेटिंग, इंडिया रेटिंग्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंडर्रा कहते हैं। तो इस तरीके से ये सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो सेबी में पंजीकृत हैं। वर्तमान में 7 ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो सेबी में पंजीकृत हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिसल, इक्रा इनमें से क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऋणियों द्वारा भविष्य में ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने की उनकी क्षमता पर अपनी राय देती हैं। क्रेडिट ब्यूरो क्या होता है? तो यह ऋणियों द्वारा ऋण चुकाने के पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। तो क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में ये डिफरेंट है, थोड़ा सा आप लोग इसे याद रखना। क्रेडिट ब्यूरो क्या है कि अगर आपने पिछला कोई ऋण लिया था तो उसके बारे में जानकारी देता है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है कि भविष्य में ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने की उसकी कितनी क्षमता है, इस पर जो है राय दी जाती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरीके से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन। अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इकोनॉमिक्स में तो फिर प्रश्न आप गलत कर देते हैं। अगली न्यूज़ है कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिले में जो स्थित पहाड़ियां हैं वहां पर लिथियम संसाधनों की खोज की है। तो आपको सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए कि मांड्या और यादगिरी जो पहाड़ियां हैं वो किस स्टेट में हैं, तो ये हैं कर्नाटक में। यहाँ पर लिथियम संसाधन खोजे गए हैं। तो लिथियम के बारे में देख लीजिए कि लिथियम का जो भंडार है वर्ल्ड में कहाँ सबसे अधिक है। तो लिथियम का अगर आप ट्रायंगल देखेंगे तो आपको ये दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। बोलोविया, अर्जेंटीना और चिली, ये तीनों देश मिलकर लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि इन तीनों देशों में ही सबसे ज़्यादा आप लिथियम भंडार देखेंगे। बोलोविया में 23 मिलियन मीट्रिक टन आपको मिलेगा लिथियम, देन अर्जेंटीना और ये 11 मिलियन मीट्रिक टन चिली में। भारत में जो लिथियम का जो भंडार है वो 5.9 मिलियन मीट्रिक टन भंडार है। चीन में 6.8 है, ऑस्ट्रेलिया में 8.7। तो इस तरीके से ये लिथियम भंडारण है। लिथियम ट्रायंगल आपको जरूर याद होना चाहिए। बोलोविया, अर्जेंटीना और चिली, ये 3 देश मिलकर लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, जहाँ पर विश्व का सर्वाधिक लिथियम भंडार आप देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से रिलेटेड। हाल ही में 500 मेगावाट की क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। इस रिएक्टर में शीतलक यानी कूलिंग के लिए सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कूलिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम का। बाकी की जो रिएक्टर नॉर्मल रिएक्टर होते हैं उनमें शीतलक के रूप में हम D2O का यूज़ करते हैं, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम शीतलक के रूप में सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चीन 2025 में विश्व का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन गोबी मरुस्थल में आयोजित करेगा। तो गोबी मरुस्थल चीन में है, यहीं पर थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाएगा 2025 तक। इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें शीतलक के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऊष्मा को स्थानांतरित करने और विद्युत उत्पादन के लिए तरल नमक या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करता है।
थोरियम आधारित अगर रिएक्टर होगा तो इसका महत्व क्या होगा? आप जानते हैं यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में भी केरल और उड़ीसा में मोनोजाइट के समृद्ध भंडार हैं। गौरतलब है कि मोनोजाइट में लगभग 8 से 10% आपको थोरियम मिल जाएगा। मोनोजाइट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। थोरियम यूरेनियम की तुलना में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ईंधन के रूप में अगर थोरियम का यूज करते हैं तो कुछ इसकी अन्य विशेषता भी हैं, देख लीजिए। थोरियम रेडियोधर्मी गुण वाला प्राकृतिक तत्व है। यह मिट्टी, चट्टानों, पौधों और जानवरों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। थोरियम की भौतिक विशेषताओं के कारण इसका परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो अगर स्टेटमेंट हो कि थोरियम का यूज जो है परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। इसका प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए पहले इसे परमाणु रिएक्टर में U-233 में बदला जाता है। उसके बाद जो है थोरियम का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर बनाने में, परमाणु ऊर्जा बनाने में किया जाता है। राइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है। हम बजट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बजट वाले वीडियो सेशन में कवर करेंगे। हालांकि ये आपको PDF मिलेगी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बजट वाला जो पूरा होगा वो अलग से होगा, इंडिविजुअल होगा, वहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इसकी PDF में भी हमने बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को इंक्लूड कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 डैश लाइन के बारे में। काफ़ी इन दिनों चर्चा में रही है। चीन और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में विवादित सोल द्वीप पर टकराव को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया। ये जो समझौता है, यह जो सोल द्वीप है जिस पर विवाद के कारण समझौता हुआ है, यह द्वीप चीन की कथित 9 डैश लाइन के भीतर स्थित है और इस लाइन के भीतर के सभी क्षेत्रों पर चीन अपना दावा करता है। ये आप लाइन देख सकते हैं साउथ चाइना सी में। यह दक्षिण चीन सागर में विवादित क्षेत्रों को एकपक्षीय रूप से अपना क्षेत्र घोषित करने के लिए चीनी आधिकारिक मानचित्रों पर दर्शाई गई एक लाइन है। इस लाइन के द्वारा चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। हालांकि इसमें कई क्षेत्र हैं, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम, और वियतनाम के जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं इनके हिस्से शामिल हैं। और इस कारण जो है साउथ चाइना सी के आसपास की जो कंट्रियाँ हैं हमेशा 9 डैश लाइन को लेकर चीन के साथ विवाद बना रहता है। हालांकि 2016 में संयुक्त राष्ट्र अधिकरण द्वारा 9 डैश लाइन के तहत चीन के दावे को जो है खारिज कर दिया गया था। अगली न्यूज़ है संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के संबंध में। आप जानते हैं कि हाल ही में मनोज जो सोनी UPSC के पूर्व चेयरपर्सन थे, उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया था। UPSC के अध्यक्ष के बारे में थोड़ा देख लीजिए, ये पॉलिटी सेक्शन से जुड़ा हुआ स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा। आर्टिकल 316 में UPSC के अध्यक्ष के बारे में प्रावधान है। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नियुक्ति के लिए पात्रता क्या है? केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा करने का अनुभव होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन के लिए पात्र नहीं होते हैं। पद से हटाने का जो प्रावधान है, यानी अगर 6 साल या 65 वर्ष की आयु से पहले अगर इनको हटाया जाता है तो उसके कुछ प्रावधान हैं। जैसे राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थितियों में UPSC अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है: यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्य के अलावा किसी अन्य सवेतन नियोजन में संलग्न पाया जाता है, मानसिक या फिर शारीरिक विकृत के कारण पद पर बने रहने के लिए अगर अक्षम होता है, तो राष्ट्रपति जो है ऐसी स्थितियां पाता है तो UPSC के चेयरपर्सन को हटा देता है। ये इंपॉर्टेंट है और आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने ऊपर आपको बताया कि मनोज सोनी के इस्तीफा देने के बाद UPSC का कौन सा जो है नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अगली न्यूज़ है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी से संबंधित, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसकी खोज के जो हैं वो 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक बार जब क्वेश्चन आया था BPSC में, जब मेंडेलेव की जो आवर्त सारणी थी उसकी खोज के जब शताब्दी वर्ष या शायद 150 वर्ष पूरे हुए थे तब। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG, इसकी खोज के भी 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और ये है क्या? तो एक मेडिकल टेस्ट है जिसके तहत न्यूरॉन्स द्वारा उत्पन्न मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का मापन किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? जैसे कुछ लोगों को मिर्गी आती है, तंत्रिका संबंधी विकार या मस्तिष्क संबंधी किसी अन्य ट्यूमर, क्षति आदि का पता लगाने के लिए हम EEG का इस्तेमाल करते हैं। मखाना या कमल के बीजों को लेकर इन दिनों काफ़ी अखबार की सुर्खियों में देखा गया था। कारण क्या है कि बिहार सरकार ने मखाना, जिसे इंग्लिश में हम फॉक्सनॉट भी कहते हैं, के लिए MSP मूल्य की मांग की थी। मखाना क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय एक जलीय फसल है। इसकी खेती तालाबों, पोखरों, गोखुर झीलों आदि जैसे स्थिर 12 मासी जलीय निकायों में की जाती है। इसके बीज को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
मखाने के बीज को क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड। इसके लिए अगर जलवायु अनुकूलन दशाएं देखें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, 50 से 90% के आसपास आर्द्रता हो, और वर्षा जो है वो 100 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा अच्छी मानी जाती है मखाना की खेती के लिए। मखाना के संबंध में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि मखाना भारत दुनिया में सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है, और भारत में भी अगर राज्यों के संबंध में पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार है। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, याद रखिएगा। सीन नदी काफ़ी चर्चा में थी जुलाई मंथ में। कारण क्या था कि पेरिस में सीन नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस की ट्रायथलॉन को स्थगित कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक जो है वो उसका आयोजन हो चुका है। अगस्त माह में हम पेरिस ओलंपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करेंगे। भारत को कितने पदक मिले हैं, किस स्थान पर रहा है, और भारत के किसी खिलाड़ी को अगर कांस्य से रजत या गोल्ड पदक मिला है तो वो कौन है, किस खेल संबंधित है, सारी चीज़ें। अभी के लिए आप सीन नदी के बारे में जान लीजिए। सीन नदी ये फ्रांस की नदी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। उत्तर पूर्वी फ्रांस के बरगंडी वाइन क्षेत्र से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई नर्मदी तट तक पहुँचती है, जहाँ इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है R21 मैट्रिक्स एम से संबंधित। ये एक मलेरिया वैक्सीन है। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट, ये देश का नाम याद रखना, आइवरी कोस्ट, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये जो नई R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन है, इसको लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मलेरिया आप जानते हैं कि काफ़ी डेंजर डिजीज है। यह रोग जीनस प्लाज्मोडियम के एकल कोशिका परजीवी के कारण फैलता है। तो ये भी याद रखना है, किसके कारण फैलता है? परजीवी के कारण फैलता है। ऑप्शन में जो है विषाणु, जीवाणु ये सब दिया रहेगा, आपको क्या उत्तर टिक करना है? परजीवी के कारण मलेरिया होता है। मनुष्यों में इसका प्रसार संक्रमित मादा एनफ्रीज मच्छरों के काटने से होता है। 2023 में WHO के द्वारा अनुशंसित मलेरिया की ये दूसरी वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विनिर्मित किया गया है। और अगर बात करें इसके विकास की, तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने नोवावैक्स की आनुषंगिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए इसको विकसित किया गया था। अगली न्यूज है नीति आयोग की एक रिपोर्ट से संबंधित। नीति आयोग ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के जो कुछ पॉइंट हैं वो मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन विश्व में इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यानी उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 60% है। ये चीज़ आपको याद रखना है। वहीं भारत की बात करें तो भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 1% से भी कम है। इन दोनों फैक्टों को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने जुलाई मंथ की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ हैं उनको कवर कर लिया है। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन हमने यहाँ पर सभी करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर किया है, चाहे वो स्टैटिक्स से जुड़ी हुई कोई कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स की न्यूज़ हो या फिर डायरेक्ट जो करंट न्यूज़ है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो सभी हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। पेपर किसी भी तरीके से बने, आप जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपनी दूसरी क्लास में नेक्स्ट मंथ के साथ में। आप अपनी प्रतिक्रिया इस क्लास के बारे में ज़रूर बताएं और इवोक IAS की संकल्प बैच से ज़रूर जुड़ें, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। सभी क्लासेस के PDF आपको यहां पर मिलते रहेंगे। फीस मात्र 499 है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो 6306473800 पर जो है कॉल मैसेज करके इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट इस नंबर पर फ़ीस को पे करके मैसेज देंगे और आपको जो है पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। राइट, मिलेंगे हम लोग अब अपनी अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।